नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने जारी किया हाथ बदलेगा हालात मैनिफेस्टो, किसानों, महिलाओं और युवाओं से किए बड़े वादे। खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनावी बॉन्ड योजना से जुड़ी शिकायतों को लेकर निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR कोर्ट ने दिए थे आदेश। खबर में आगे आपको बताएंगे कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना था, अंबानी अडानी थे पर किसान नहीं थे, राहुल गांधी ने घेरा। खबर में आगे जिक्र होगा बिहार के पॉलिटिक्स का, भाजपा से नाराज क्या हो गए हैं नीतीश कुमार, NDA में अलग होगी क्या JDU, बड़ी खबर आ रही है। खबर में आगे जिक्र होगा कि कुमारी सैलजे का मोदी सरकार पर हमला, बोली कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से बनेगी हरियाणा में सरकार। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि कृपया करके वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस ने जारी किया हाथ बदलेगा हालात मैनिफेस्टो, किसानों, महिलाओं और युवाओं से किए बड़े वादे। जी दोस्तों, हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने शनिवार को चंडीगढ़ में अपना विस्तृत घोषणा पत्र हाथ बदलेगा हालात जारी किया है। इस घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों और युवाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया गया है। घोषणा पत्र को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की उपस्थिति में जारी किया गया। 40 पन्नों के इस घोषणा पत्र में 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए और सतलुज यमुना लिंक नहर से पानी लाने का वादा किया गया है। 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 5 अक्टूबर को होंगे और नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित कर दिए जाएंगे। कांग्रेस ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 700 से अधिक किसानों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का भी वादा किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनावी बॉन्ड योजना से जुड़ी शिकायतों को लेकर निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR कोर्ट ने दिए थे आदेश। जी दोस्तों, अब समाप्त हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित एक शिकायत के बाद बेंगलुरु के एक अदालत के निर्देश के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ शनिवार को मामला दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक एक विशेष अदालत के आदेश के आधार पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ED अधिकारियों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के पदाधिकारियों के खिलाफ धारा 384 और 120B के साथ धारा 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। और इससे पहले बेंगलुरु की एक अदालत ने चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। वहीं इस मामले को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भाजपा और PM मोदी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अब भाजपा नेता कब इस्तीफा मांगेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना था, अंबानी अडानी थे पर किसान नहीं थे, राहुल गांधी ने घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने BJP पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर BJP को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने समारोह को नाच गाना वाला समारोह करार दिया और उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जहां नाच गाना हो रहा था वहीं उद्योगपति अंबानी और अडानी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन BJP ने एक भी किसान को वहां बुलाना भूल गई। दोस्तों, राहुल गांधी हरियाणा के हिसार में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि जब अयोध्या में मंदिर खुला तो आप अडानी, अंबानी, अमिताभ बच्चन को देख सकते थे, लेकिन आपको एक भी किसान नहीं दिखाई दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या भाजपा से नाराज हो गए हैं नीतीश कुमार और NDA से अलग होगी JDU, बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में क्या बड़ा खेल फिर से होने वाला है? क्या नीतीश कुमार और BJP में फिर से टेंशन बढ़ गई है? क्या नीतीश कुमार फिर से मार देंगे पलटी? क्या NDA से नीतीश कुमार का हो गया है मोहभंग? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा को देने जा रहे हैं बड़ा झटका? चुनावी राज्यों को छोड़ बिहार दौरे पर क्यों जा रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा? क्या नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल करने का प्लान बनाने बिहार आ रहे हैं JP नड्डा? तो दोस्तों, बिहार की सियासत जो है वो इस वक्त काफ़ी गर्म है और इस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। और अगर एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं तो इससे राजनीतिक पंडितों को कोई आश्चर्य नहीं होगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कुमारी सैलजा का मोदी सरकार पर हमला, बोली कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से बनेगी हरियाणा में सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा के फतेहाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में वोट देने की जनता से अपील की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि ये जनसैलाब बताता है कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जनता से हमें सहयोग मिल रहा है और हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि नई सरकार के गठन में इस इलाके को हिस्सेदारी मिलेगी, जिससे विकास के काम के तेज गति से हो सकेंगे। कुमारी सैलजा ने आगे कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय
जांच एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। कोर्ट ने भी इसके ऊपर गंभीर टिप्पणी की है और ये सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है, सभी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने पर तुली हुई है। मेरा मानना है कि राज्य दर राज कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, हम मजबूती के साथ सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर, कांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछा सवाल, जम्मू में सुरक्षा की स्थिति क्यों हुई खराब। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने बीजेपी पर जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि वहां सुरक्षा की स्थिति क्यों खराब हो गई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी की जम्मू कश्मीर में शनिवार को एक राजनीतिक रैली के मद्देनजर सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री आज जम्मू में हैं, इन्हें इन 4 सवालों के जवाब जरूर देने चाहिए। जम्मू में सुरक्षा की स्थिति क्यों खराब हो गई, बीजेपी जम्मू के लोगों से किस बात का बदला ले रही है, केंद्र सरकार के प्रशासन में नशीले पदार्थों की तस्करी में तेजी से वृद्धि क्यों हुई है, जम्मू कश्मीर में शासन व्यवस्था क्यों ध्वस्त हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राष्ट्रवाद पर अपने एकाधिकार का दावा करती है, लेकिन उसने जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। रमेश ने कहा कि 2024 की शुरुआत के आसपास प्रशासन ने दावा किया कि जम्मू क्षेत्र में 4 सक्रिय आतंकवादियों के साथ जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या घटकर 31 हो गई है। अब एक चौंकाने वाला आंकड़ा पेश करते हुए अधिकारियों का कहना है कि लगभग 50 से 60 आतंकवादी हैं जिन्होंने अप्रैल मई में जम्मू के अंदरूनी हिस्सों में घुसपैठ की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आतंकवाद गतिविधि में वृद्धि के भयानक परिणाम हुए हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने उन क्षेत्रों में आतंकवादियों की उपस्थिति देखी है जिन्हें आतंकवाद मुक्त घोषित किया गया था। हमारे सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों को मारे जाने की घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। और उन्होंने कहा कि जब नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे, लगभग उसी समय रियासी में एक आतंकवादी हमले में 9 निर्दोष तीर्थयात्रियों की जान चली गई। रमेश ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल के प्रशासन ने इस सुरक्षा स्थिति को संभालने में अक्षमता दिखाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस स्थिति में रक्षा मंत्रालय और इसकी गलत सोच वाली अग्निपथ योजना का भी योगदान है, जिसने जम्मू में सेना भर्ती में रुचि को व्यवस्थित रूप से कम कर दिया है, जबकि जम्मू सेना के लिए ऐतिहासिक रूप से एक प्रमुख भर्ती केंद्र रहा है। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा ने जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था को क्यों कमजोर होने दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 272 करोड़ का वो प्रोजेक्ट जिसका नितिन गडकरी ने किया शिलान्यास, विरोध में उतरी कंगना रनौत। जी दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत अब केंद्र सरकार के एक प्रोजेक्ट के विरोध में उतर गई है। 6 महीने पहले हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नितिन गडकरी ने खराहल घाटी में बिजली महादेव रोपवे का ऐलान किया था, लेकिन 272 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का अब कंगना रनौत ने विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल बिजली महादेव मंदिर के लिए रोपवे को लेकर खराहल और कशावरी घाटी के लोग लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार सड़कों पर उतरकर बिजली महादेव रोपवे के विरोध में प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि रोपवे बनने से देवता खुश नहीं है, रोपवे बनने से उनके रोजगार बुरी तरह से प्रभावित होंगे। इसके साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा क्योंकि रोपवे निर्माण में कई पेड़ों को काटा जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आलाकमान नाखुश, बीजेपी के सदस्यता अभियान में फिसड्डी साबित हुए राजस्थान समेत 4 राज्य। जी हां दोस्तों, बीजेपी का 3 सितंबर को शुरू हुआ देशव्यापी सदस्यता अभियान का पहला चरण 25 सितंबर को खत्म हो गया है। बीजेपी ने इन 23 दिनों में 6 करोड़ नए सदस्य बनाए, जो कि अपेक्षा से कम माने जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस 25 सितंबर को 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि पूरा नहीं हो सका है। जानकारी के अनुसार 25 सितंबर तक 83 लाख नए सदस्य ही बनाए जा सके हैं, जो कि लक्ष्य से 17 लाख कम रहे। इसी दिन सदस्यता अभियान के पहले चरण की आखिरी तारीख भी थी। बता दें कि बीजेपी का सदस्यता अभियान टारगेट से काफ़ी पीछे है। आलाकमान इससे नाखुश है और अब बीजेपी सदस्यता अभियान को नई धार देने की तैयारी कर रही है। सदस्यता अभियान में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक और बिहार शामिल है। तेलंगाना में तो आंकड़ा 10 लाख से भी नीचे है और इन राज्यों ने सदस्य बनाने के टारगेट का 50% लक्ष्य भी हासिल नहीं किया है। बिहार में 32 लाख नए सदस्य बने हैं, जबकि राजस्थान में सिर्फ 26 लाख सदस्य ही नए बने हैं। तेलंगाना में भी आंकड़ा 10 लाख से नीचे है। 25 सितंबर तक बीजेपी सदस्यता अभियान के पहले चरण के 6 करोड़ के आंकड़े में सिर्फ 4 राज्यों से ही आधे से ज़्यादा सदस्य बने हैं। तो दोस्तों, आपको जो कुछ भी लगता हो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। में व्यवसाय मालिकों से राहुल गांधी ने की बात, कहा मोदी के एकाधिकार मॉडल ने सब कुछ किया तबाह। जी हाँ दोस्तों, जम्मू में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने व्यापारियों से बातचीत की और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के एक युवा स्टार्टअप मालिक की आंखों में निराशा भारत के अधिकांश उद्यमियों और छोटे व्यवसाय मालिकों के संघर्ष को दर्शाती है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी के एकाधिकार मॉडल ने नौकरियां छीन ली है।
MSME को तबाह कर दिया गया है और लोगों को अवसरों से वंचित कर दिया गया है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि खराब GST और नोटबंदी जैसे अक्षम नीतियों के माध्यम से छोटे और मध्यम उद्योगों पर व्यवस्थित हमले ने भारत को एक उत्पादक अर्थव्यवस्था से उपभोक्ता अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। इस दर पर हम ना तो चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और ना ही सभी भारतीयों के लिए समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत इससे बेहतर का हकदार है, जिसमें हमें GST को सरल बनाना चाहिए और व्यापक अवसर और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए छोटे व्यवसायियों के लिए बैंकिंग प्रणाली को खोलना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस की आंधी, शैलजा को साथ कर राहुल गांधी ने कर दिया खेला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिख रहा है, लेकिन इस माहौल में कितना दम है? क्या राज्य में कांग्रेस स्वीप करने जा रही है जैसा कि राहुल गांधी ने दावा किया? क्या जाट और दलित का समीकरण इतना मजबूत है कि बीजेपी का तीसरी बार सत्ता में लौटना मुश्किल हो जाएगा? दरअसल असंध विधानसभा में राहुल गांधी की रैली के बाद अब कुमारी शैलजा भी चुनाव प्रचार में उतर गई हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मंच शेयर करके शैलजा ने सारे कयासों पर विराम लगा दिया है। पार्टी अब पूरी ताकत से चुनाव में जुट गई है। दोस्तों, आपको ये कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी को पड़ोसी राज्य में बड़ा झटका, पार्टी के पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ का इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के एन बीच में बीजेपी को भारी झटका लगा है। बीजेपी के पंजाब अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि पंजाब में पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। जाखड़ 1 साल पहले ही पंजाब प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए थे। सुनील जाखड़ के इस्तीफे की वजह का अभी पता नहीं लगा है, लेकिन कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव हार चुके रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने से जाखड़ खुश नहीं थे। बिट्टू को बाद में राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। बीजेपी ने अभी झारखंड के इस्तीफे की पुष्टि नहीं की है, जबकि पार्टी के पंजाब महासचिव अनिल सरीन ने इसे अफवाह करार दिया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जाखड़ पंजाब में पार्टी नेताओं के कामकाज के तौर तरीके से नाराज हैं। बताया जाता है कि पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान भी जाखड़ ने इस बाबत बात की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार के खिलाफ की गई टिप्पणियां हटाने से इनकार। जी हाँ दोस्तों, गुजरात सरकार को बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मामले में दोषियों की रिहाई से जुड़े आदेश में की गई टिप्पणियों को हटाने से इनकार कर दिया है। गुजरात सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से बिल्किस बानो मामले में राज्य के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया था। दोस्तों, कोर्ट ने 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो से बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट देने संबंधी गुजरात सरकार के निर्णय को खारिज करते हुए उसके खिलाफ कुछ टिप्पणियां की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सिद्धारमैया के पक्ष में खड़े हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, पूछा क्या गोधरा कांड के बाद मोदी ने दिया था इस्तीफा? जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा CM सिद्धारमैया को घातक झटका देने और उनके खिलाफ MUDA घोटाले के आरोपों की जांच की अनुमति देने के कुछ दिनों बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को घोषणा की कि पार्टी सिद्धारमैया के साथ एकजुटता से खड़ी है और CM के इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी प्रमुख ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान 2002 के गोधरा दंगों को याद किया और कहा कि उन्होंने आधुनिक भारत की सबसे घातक घटनाओं में से एक के बावजूद भी इस्तीफा नहीं दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि खड़गे ने सवाल करते हुए कहा कि जब गोधरा कांड हुआ तो क्या PM मोदी ने इस्तीफा दिया था? किसी व्यक्ति विशेष की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे निशाना ना बनाएं, क्योंकि उनके पार्टी की छवि को नुकसान होगा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नष्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कानून को अपना काम करने दीजिए। मैं प्रतिदिन मूडा के बारे में सुनकर तंग आ गया हूं। हमें उनके साथ खड़े रहना है और हम उनका समर्थन करेंगे क्योंकि वो हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में लागू हो सकता है गुजरात पैटर्न, बीजेपी विधायकों में डर का माहौल। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में गुजरात पैटर्न लागू होने के पूरे आसार बने हुए हैं। अगर गुजरात पैटर्न लागू हुआ तो महाराष्ट्र में 50 से 60 बीजेपी विधायकों का टिकट कट सकता है और इस खबर से बीजेपी विधायक डरे हुए हैं। पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 99 विधायकों में से 58 नए चेहरों को मौका दिया था। बीजेपी का यह दाव कामयाब रहा और फिर से एक बार बीजेपी गुजरात में सत्ता में आई। ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र में गुजरात पैटर्न की चर्चा हो रही
गई है। कुछ रोज पहले गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र का दौरा किया था। दौरे के दौरान नागपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि जब मैं 35 साल का था तो मेरा पार्टी ने टिकट काट दिया और इसके बाद वो तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे के घर गए और उनसे कहा कि पार्टी ने मेरा टिकट काट दिया है, मैं दुखी हूँ। इस पर कुशाभाऊ ठाकरे ने कहा, तू दुखी मन से पार्टी का प्रचार मत करना, क्योंकि इंसान दुखी मन से कोई काम अच्छा नहीं कर सकता। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उपचुनाव में भी वॉर रूम के जरिए सक्रियता बढ़ाएगी कांग्रेस, नियुक्त किए गए प्रभारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को देखते हुए विधानसभा के उपचुनाव में पूरी ताकत से मैदान में उतरने की तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी वॉर रूम का फॉर्मूला अपनाने का निर्णय किया है। जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन जिलों में वॉर रूम प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। लोकसभा चुनाव में कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा चुके पदाधिकारियों को ये दायित्व सौंपा गया है। पार्टी मुख्यालय पर स्थित वॉर रूम के माध्यम से 10 सीटों पर की जाने वाली तैयारियों की निगरानी भी की जाएगी। विशेषकर बूथ स्तर पर एजेंटों को बनाने व उन्हें सक्रिय करने पर जोर रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान में भाजपा को बड़ा झटका, सदस्यता अभियान में सबसे कमजोर रहा रिपोर्ट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान ने राजस्थान में सत्ता और संगठन दोनों की कलई खोल दी है। भाजपा शासित राज्य होने के बाद भी सदस्यता अभियान में राजस्थान की स्थिति सबसे खराब बताई गई है। सिर्फ संगठन ही नहीं, मंत्रियों की स्थिति भी इसमें खराब नजर आई है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का गृह जिला भरतपुर भी सदस्यता अभियान में टॉप 5 में शामिल नहीं हो सका। सदस्यता अभियान पार्टी का ये प्रदर्शन हाईकमान की चिंता का कारण बन गया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रदेश में बड़ा झटका लगा था। अब पार्टी सदस्यता अभियान में भी पिछड़ गई है, जबकि कुछ समय बाद प्रदेश में कई सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। राजस्थान में जल्द ही 7 अहम सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें खीवसर, 84, दौसा, देवली, उनियारा, दौसा, रामगढ़ समेत कई सारी सीटें शामिल हैं। लेकिन सदस्यता अभियान में इन विधानसभा सीटें वाले जिले रैंकिंग में बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। खास बात यह है कि भाजपा नेता उपचुनाव 7-0 से जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सदस्यता अभियान इन दावों की पोल खोल रही है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जिन सीटों पर उपचुनाव है 19 सीटों पर जो सदस्यता अभियान के आंकड़े आ रहे हैं उसने पोल भाजपा की खोल दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, पीएम मराठी को प्राचीन भाषा का दर्जा देने की मांग की अनदेखी क्यों कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस का पीएम पर हमला हुआ है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मराठी को प्राचीन भाषा का दर्जा देने की मांग की अनदेखी कर रहे हैं और 10 साल तक उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं किया। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के पुणे दौरे से पहले उनसे 4 सवाल पूछे हैं। हालांकि पुणे में भारी बारिश की वजह से बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा रद्द कर दिया गया। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री पर मराठी को प्राचीन भाषा का दर्जा देने की मांग की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 2014 में मराठी को प्राचीन भाषा का दर्जा देने के लिए तर्कों के साथ अभ्यावेदन दिया था, लेकिन इस पर कुछ नहीं किया गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी के दौरे से पहले सोशल मीडिया मंच एक्स पर उनसे कुछ सवाल पूछे। उन्होंने जानना चाहा कि पुणे के चाकन औद्योगिक क्षेत्र से निर्माण इकाइयों का पलायन रोकने को लेकर महायुति और मोदी सरकार की विफलता का क्या कारण है। उन्होंने दावा किया कि ऑटोमोबाइल विनिर्माण की केंद्र पुणे के चाकन औद्योगिक क्षेत्र में खराब बुनियादी ढांचे के कारण विनिर्माण इकाइयों का बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। आपको यह कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर हरियाणा में दहाड़े हैं राहुल गांधी और कहा है कि मोदी कहते हैं वो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो घबरा गए हैं तभी उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले आपको याद है 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, अफसरों की जेब में पैसा गया, थोड़ा पैसा उधर गया, अडानी को हथियार खरीदवाते हैं। अब इन्हें ये भी चिंता हो गई कि जवानों को पेंशन भी देनी है, तो ये अग्निवीर लेकर आ गए। अडानी हथियार नहीं बनाता, ये इजराइल से लेता है और इन विदेशी हथियारों पर लेवल अडानी का लगता है। अग्निवीर को ना पेंशन मिलेगी, ना शहीद का
दर्जा मिलेगा। अब सोचो हिंदुस्तान का क्या होगा। इसका नाम सिर्फ अग्निवीर है, इसका सच्चा मतलब जवानों की पेंशन और शहीद का दर्जा छीन लिया गया है। इसी के साथ राहुल गांधी ने किसानों को लेकर कहा कि किसानों गरीबों को सीधे रुपए दूंगा। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहले गरीब लोगों की जेब में पैसा डालना है। मैंने लोकसभा में वादा किया था कि हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए साल के अंदर डाल दूंगा। मैं ये छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं तो कल। जितना पैसा इन्होंने अंबानी अडानी को दिया है उतना पैसा मैं निकाल कर किसानों और गरीबों को दूंगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा के किसान को जानता हूं, मैंने खेती की है। भाजपा सरकार में किसानों से उनका हक छीना जाता है, आपको आपकी फसलों का सही दाम नहीं मिलता। अरे ये पैसा किसी न किसी की जेब में तो जा रहा है, ये सिर्फ अडानी और अंबानी की जेबों में जा रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि हरियाणा के बच्चों को रोना पड़े, मैं ऐसा हरियाणा नहीं चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। हिंदुस्तान का किसान मर जाएगा लेकिन आंसू नहीं निकलने देते। मैं हरियाणा के किसान को जानता हूं, मैंने खेती की है। राहुल गांधी ने कहा कि ये काले कानून अडानी अंबानी के लिए बनाए गए हैं। आपने अंबानी की शादी देखी, करोड़ों रुपए खर्च किए, कोई अमेरिका से आकर नाच रहा है, वहाँ सब बड़े लोग थे, गरीब किसान नहीं दिखा। इसीलिए अवधेश ने इन्हें पटका है। और जो अयोध्या से जीता है, उन्होंने राम मंदिर बनवाया, वहाँ आदिवासियों को घुसने नहीं देते, मजदूर को आने नहीं दिया, किसान को आने नहीं दिया। अब बड़े लोग सारे आ गए। तो दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी जमकर हमलावर नजर आए हरियाणा में और दहाड़े हैं राहुल गांधी, जिसके बाद अब हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत थोड़ी ज़्यादा नज़दीक आ गई है।